प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप करता हूं आपके अपने सबसे विश्वसनीय परिवार फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू परिवार में आप सब के लिए आज शुभारंभ है। आज श्री गणेशाय नमः करना है। वाणी बैच का शुभारंभ होने चल रहा है। तो आप सब लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। आप सभी साथी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आप सब लोग को मैं पहले से ही बताया था, अध्याय नंबर 1 से शुरुआत करेंगे, यानी लेक्चर 1 जो होगा आप सभी का, वो चैप्टर नंबर 1 की पहली हेडिंग होगी। कहने का मतलब जो बच्चा बिल्कुल नया है, बिल्कुल घबराने की जरूरत उसको नहीं है, और जो बच्चा कुछ पढ़ चुका है उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल परेशान मत होना प्यारे बच्चों। जल्दी से आप सब लोग जल्दी से फटाफट ज्वाइन हो जाओ। आप सबको मैं आज ना फीचर्स के बारे में भी बता दूंगा। बहुत से बच्चे पहली बार जो यूज कर रहे होंगे, कुछ ऐसे एप्लीकेशन पे चीजें नहीं समझ पा रहे होंगे, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। 1-2 दिन क्लास कंटिन्यू करोगे ना, अपने आप सारी बातें समझ जाओगे कि कहां पे क्या यूज करना है, कहां पे क्या करना है। ठीक है, कैसे डीपीपी सॉल्व, ये सब चीज आप सब लोग जान ही रहे हो। लाइव कैसे आना है, आप सब लोग कैसे हो भाई जल्दी से बता दो। खुशबू, हर्षिता और अनुपमा और अनुपम, शशि, ज्योति, आर्यन, ब्यूटी, मोहम्मद, अफगान, मीनू, राजश्री, राधा, दीदी, बहना, गुड़िया, मेरी प्यारी बहना, सभी का स्वागत है। मेरे सभी प्यारे प्यारे भैया का स्वागत है। आज सुकून से आप सभी को मैं पढ़ाने वाला हूं बातचीत। उसके बाद उसने कहा था चैप्टर वाइज जैसे आप सभी की क्लास चलेगी। आप सब लोग इस बात को लेकर घबराना नहीं, ठीक है। आप सब लोग अगर रेडी हो तो एक बार थम करिए, क्लास तुरंत शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग जल्दी से बताओ, हिंदी में आप सब लोग जल्दी से बताओ, गद्य खंड का पहला चैप्टर है, गद्य खंड का पहला चैप्टर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। उस चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। आप सबको पता है बातचीत की विधा क्या है, आप लोग जानते हो क्या है? निबंध है। बातचीत क्या है? निबंध है मेरे प्यारे साथियों। आइए शुरुआत करते हैं, आप सभी के वाणी बैच का शुभारंभ करते हैं। जय गणेश मंगल हरण विघ्न हरण कलराज, एक दंत कर वर वदना, सिद्धि करो मम काज, सिद्धि करो मम काज। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप सब लोग हिंदी में 100 में 100 पाओ, ऐसी कृपा माँ भगवती, माँ शारदे, माँ सरस्वती से है। आइए शुरुआत करते हैं। आप सबको सीधे सीधे दिख रहा होगा आज का लक्ष्य क्या है। आज का लक्ष्य क्या है बच्चों, आप सब लोग ध्यान देना कि जो बातचीत चैप्टर आप लोग पढ़ोगे, क्या आप सब लोग जो बातचीत चैप्टर पढ़ोगे ना, क्या पढ़ोगे? बातचीत चैप्टर। इस बातचीत चैप्टर के लेखक जो होंगे उनका नाम क्या होगा? बाल कृष्ण भट्ट है। क्या है? बाल कृष्ण भट्ट। इतना तो आप सब लोग जानते हो क्या है? बाल कृष्ण भट्ट। अगर बात किया जाए बाल कृष्ण भट्ट, तो इनकी जीवनी आज हम लोग को पढ़ना है, यानी जीवन परिचय पढ़ना है। और बातचीत जो निबंध है इसका पूरा हिंदी अर्थ पढ़ना है। कहने का मतलब संपूर्ण हिंदी अर्थ पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, संपूर्ण हिंदी अर्थ पढ़ना है। इतनी बात क्लियर है? सब लोग क्लियर है भाई, सब लोग को? तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना कि जीवन परिचय, उसके साथ साथ इनकी रचनाओं को भी याद कराते चलूंगा। घबराने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग अपनी इस मुटका भैया पे जो जिम्मेदारी दिया है कि हिंदी भैया मुझे बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, तो आप मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल परेशान ना हो। हाय हाय सर हाय, अरे भाई जल्दी आ जाया करो मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग 2 बजे आ जाया करो, क्लास आप सबकी एकदम टाइमली स्टार्ट होगी। ठीक है, अब देखो जन्म की अगर मैं बात करूं तो 23 जून 1844, ये बात याद रखना, क्योंकि आप सभी से बोर्ड एग्जाम में सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही पूछ लेता है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग क्या बताओगे? 23 जून 1844। क्या बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है? 23 जून 1844। और निधन की बात करोगे तो 20 जुलाई 1914। 20 जुलाई 1914, इस बात को भी अच्छे से याद रखना है, 20 जुलाई 1914। तो आप सब लोग मेरे प्यारे बच्चों इस बात को याद रखना, 1844 से
1914 इनका जीवन काल है, अच्छे से तुरंत याद कर लेना। और जन्म स्थान अपने उस पावन पुण्य नगरी को याद रखना, इलाहाबाद, जिसे आज के टाइम में सर क्लास रेगुलर लिया जाएगा। पप्पू कुमार जी श्योर 100%। आज आपको मैं बताया था 28 जुलाई से आप सबकी वाणी बैच स्टार्ट होगी। आज 28 जुलाई है, दिन सोमवार है। 28 जुलाई से वाणी बैच की शुरुआत, शुभारंभ है, जो कि आप सबको पूरा निर्देश में दिया भी जा चुका है। अगर निर्देश आप लोग पढ़ोगे तो खुद आपको पता चल जाएगा कि निर्देश में सारी बातें लिखा गया है, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, जो इलाहाबाद आज के टाइम में, ये इलाहाबाद को क्या कहा जाता है, प्रयागराज। क्या यहाँ पे प्रयागराज नाम इलाहाबाद कहा जाता है, लेकिन ये है कहाँ, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता जी का नाम और पिताजी का नाम जरूर याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। माता जी का नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या माता जी का नाम क्या, पार्वती देवी, और भाई क्या यहाँ पे पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, ठीक है। और ये पिता इनके क्या थे, ये आप लोग को मैं बता दूं, ये देखो हाईलाइट कर रहा हूं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पिताजी इनके पेशे से क्या थे, यही पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, आप सबसे पूछा था। बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या हैं, तो आप लोग क्या बताओगे, एक व्यापारी हैं, ठीक है। और माता एक सुसंस्कृत महिला, यानी जो है आप ये कह सकते हो जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि की लालसा जगाई, यानी इनके पढ़ाई लिखाई में इनके मम्मी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे आप सब लोग को जब पढ़ने मन नहीं लगता है ना, तो आपकी मम्मी क्या कहती हैं, आपकी मम्मी क्या कहती हैं, भैया क्या आप सिर्फ नवंबर तक पढ़ाओगे, एग्जाम तक नहीं पढ़ाओगे। ज्योति शर्मा मेरी प्यारी सी बहना, आप सबको ये नवंबर तक का ये दिखा रहा है कि ये आपका सिलेबस नवंबर तक इस बैच का कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद आप सभी के लिए मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा। उसके बाद वो जो क्या बोलते सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर कैसे लिखा जाता है उसको डिटेल बताऊंगा। ये ना बच्चे के मन में ये भ्रम ना रहे कि सर फरवरी तक सिलेबस हमारा खत्म हो पाएगा कि ना हो पाएगा। इसलिए उसमें एकदम फैक्ट डेट टू डेट दिया जा रहा है, इतने डेट तक। जैसे आप सबको बहुत से दिमाग में ये भ्रम आता होगा ना, पता नहीं सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, व्याकरण पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, गद्य खंड पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, काव्य खंड पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए उसमें दिया है भैया तीनों चारों पार्ट को बेहतरीन तरीके से आपको नवंबर तक जो डेट दिया गया है उस डेट तक कंप्लीट सिलेबस पढ़ा दूंगा। उसके बाद फिर उसी समय बताऊंगा आगे प्रोसेस क्या होगा। आप सब लोग को मैं जब तक बोर्ड एग्जाम फाइनल नहीं करा दूंगा, यानी बोर्ड एग्जाम जिस दिन तक आपका होगा उस दिन तक आपके साथ हूं। उसके बाद फिर नया सफर शुरू होगा नए बच्चों के साथ, ठीक है। तो आप इस बात को मत घबराइए कि नवंबर में आपका साथ छूटेगा, ठीक है। चलिए, टाइम पर खत्म हो जाएगा सर, हाँ हाँ एकदम श्योर खत्म हो जाएगा भाई, आप वही बता रहा हूं। चलो, अब यहां पर जैसे आप सबका पढ़ने में जब मन नहीं लगता है तो मम्मी आपकी क्या कहती हैं, ओए बिटिया रानी पढ़ लो, पढ़ाई बहुत जरूरी है, नहीं तो कल को आपकी जो है शादी विवाह की बातें पापा आपके जाएंगे बात करने तो क्या बताएंगे मेरी गुड़िया कितनी पढ़ी है। तो वैसी तरीके से इनकी मम्मी जो है बालकृष्ण भट्ट के मन में क्या जगाई भैया, अध्ययन करने की लालसा। इनका शिक्षा का जो प्रारंभ हुआ है वो संस्कृत का अध्ययन, भाई ध्यान देना, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए हैं। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल के से एंट्रेंस की परीक्षा भी पास किए हैं, ठीक है। और उसके बाद में वृत्ति मतलब इनकी कार्यशैली क्या है, कार्यशैली ध्यान समझिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोग देखिएगा, इनकी कार्यशैली की बात करोगे तो 1869 से 75 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए हैं। प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किए हैं, पढ़ाने का कार्य किए हैं। 1885 में प्रयाग के सीएवी स्कूल में संस्कृत का भी अध्यापन किए हुए हैं, ध्यान समझिएगा। और 1828 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में ये अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए थे। किंतु स्वभाव, कैसा स्वभाव, उग्र स्वभाव भैया, बहुत गुस्सा थी। उग्र स्वभाव के कारण नौकरी भी छोड़ दिए। उग्र स्वभाव के कारण इनको क्या किए, आज मैं बहुत खुश हूं प्रीति सिंह, पता नहीं क्यों मेरी प्यारी सी बहना, राखी तो मेरी गुड़िया बांधेगी, तिलक तो गुड़िया आप ही को लगाना है, ठीक है। आशीर्वाद खूब देना है मेरी प्यारी बहना, ठीक है। बाकी आप सब लोग को पूरी हिंदी जो भरोसा अपने इस मुटका भैया पे किए हो, आप सब को हिंदी पूरा
उंगली पर नागिन डांस करा दूंगा। ठीक है, ठीक है प्रीति गुड़िया ठीक है। उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर हो गए, मतलब जब ये टीचिंग कर रहे थे फिर नौकरी छोड़े तो ये लेखन कार्य पर निर्भर हो गए, यानी लिखने का कार्य करने लगे, पुस्तकें लिखने लगे, उपन्यास लिखने लगे, पत्रिका लिखने लगे। सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए, सभी बच्चे कमेंट करके एक बात बताइए कि इनकी पत्रिका का नाम क्या है। इनकी पत्रिका का नाम आप सबको मैं बताया हूं, इनकी एक पत्रिका है, उस पत्रिका का नाम क्या है, सभी लोग बताओ। पढ़ाया हूं, सिखाया हूं। इसमें देखो कह रहे हैं ना, बाद में क्या लेखन का कार्य करने लगे, उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़ दिए। इनकी विशेष परिस्थिति क्या थी, पिता के निधनों उपरांत, निधन धन उपरांत बराबर निधनों उपरांत, जब पिता का जब निधन हो गया, ठीक है भैया, पिता का जब निधन हो गया उसके उपरांत क्या हुआ, व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। इनकी विशेष परिस्थिति, जैसे क्या होता है किसी के पिताजी बिजनेसमैन रहे और उनके पिताजी की जब डेथ हो जाए तो जो बच्चे होते हैं आपस में कलह, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप, नाइस 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 नाइस, सब बच्चे का कमेंट आ रहा है हिंदी प्रदीप। अब इसी बात पे आप ये कमेंट कर दो, अगर हिंदी प्रदीप आप लोग कमेंट कर रहे हो, इसी बात पे मुझे एक बार कमेंट करके बता दो, क्या क्या बता दो कि कब हिंदी प्रदीप का टाइम कब था, हिंदी प्रदीप का टाइम का था। अगर सही है तो यस 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 नाइस, ठीक है। अब देखो ये व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह, यानी घर में कलह मच गई कि भैया उस व्यापार को कौन संभाले, उस व्यापार को कौन संभाले। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से भी काम लिया और क्या हुए भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और साहित्य के प्रति क्या हुए, समर्पित रहे, यानी साहित्य के प्रति समर्पित रहे। कहने का मतलब आर्थिक संकट, पैसे की समस्या से भी परेशान थे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से बताएं, सारी बात बताएं, क्लियर है, कमेंट करके बताएं सब कुछ क्लियर है ना। चलो नाइस, आगे देखते हैं। मतलब ये पैतृक घर की समस्याएं, यानी पैतृक घर छोड़कर, यानी घर जो पैतृक मतलब इनके पापा का घर, जहां मूल रूप से जब वहां से जब घर छोड़ दिए तो घर छोड़ के जब बाहर गए तो वहां पर इनको आर्थिक यानी पैसे की समस्या होने लगी। इनकी रचनात्मक सक्रियता वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बच्चे इस पॉइंट को नोट कर लेगा और ध्यान देना, नोट्स को लेकर बच्चे परेशान नहीं होंगे। आप सबको मैं बताऊंगा नोट्स कैसे बनाना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज डिटेल बताऊंगा। जो आप सबके साथ आप सबके जानकारी वाले बच्चे वाणी बैच में आज भी ना जुड़े हों उनको आप सब लोग जरूर बताना। अभी आज आप सब लोग ध्यान देना, आपका इतना ही रुपए लग रहा है, ज्यादा अभी नहीं लग रहा है, इस बात को ध्यान देना। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रेरणा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, आप सबसे मैं पूछूंगा हिंदी प्रदीप, जो हिंदी प्रदीप पत्रिका इनकी है, किसकी प्रेरणा से यानी किससे प्रेरित हुए थे, तो भैया हो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ कर दिया। तुरंत आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है, आप तुरंत बोलोगे बालकृष्ण भट्ट की है। आपसे पूछा जाएगा वो पत्रिका कैसी है, आप तुरंत बोलोगे गुरुजी मासिक पत्रिका है। मासिक का मतलब एक महीने में एक बार छपेगी, अगर दैनिक होता तो एक दिन में एक बार छपती, मतलब दिन भर में एक बार, साप्ताहिक होता तो सप्ताह में एक बार छपती, और वार्षिक होता तो साल भर में एक बार, छमाही होता तो 6 महीने में, तिमाही होता तो 3 महीने में। यहां पे क्या है, मासिक पत्र निकालना, यानी एक महीने में एक बार पत्रिका निकालते थे। हिंदी प्रदीप उसका नाम था, जगह वो प्रयाग थी, 1877 से प्रारंभ किए थे और भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रेरणा से इन्होंने निकालना प्रारंभ किया। इसे इन्होंने कितने वर्ष तक काम किया इस पर भैया, 33 वर्ष तक चलाते रहे। आपसे अगर पूछे कि कितने वर्ष तक जो है हिंदी प्रदीप पत्रिका ये चलाते रहे, तो आप तुरंत बताओगे मेरे प्यारे बच्चों 33 वर्ष तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध भी लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की, वेद से संबंधित भी इन्होंने समीक्षा किए हुए हैं। 1886 में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, 1886 में लाला श्रीनिवास दास के
संयोगिता स्वयंवर, इनकी रचना किसकी है? लाला श्रीनिवास दास की है। संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना भी किए हुए हैं। 1886 में एक जो है रचना है लाला श्रीनिवास दास की, संयोगिता स्वयंवर। इसकी इन्होंने कठोर आलोचना का मतलब होता है इनकी बातों, इनके उस पर टिप्पणी करना। इनकी रचना पे इन्होंने कठोर टिप्पणी किए हुए हैं। ठीक है। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किए गए। यानी हिंदी में शब्दकोश, यानी हिंदी के लिए लेखन कार्य के लिए इन्होंने इनको जो है क्या किया, संपादन के लिए कौन आमंत्रित किया? आपसे पूछा जाएगा कि काशी में इनको कौन आमंत्रित किया था, तो आप बोलोगे भैया श्याम सुंदर दास जी। क्या श्याम सुंदर दास जी क्या किए थे? आमंत्रित किए थे। और किंतु अच्छा व्यवहार ना होने से, भाई ध्यान देना, अब टीचर थे, उग्र होने की वजह से अलग हुए, और यहां पर अच्छा व्यवहार ना होने की वजह से भी अलग हो गए थे। इस बात को क्लियर है? कहने का मतलब सर अब रेगुलर क्लास रहेगी, श्योर 100%? ठीक है, चलो अब यहां पर देखना रचनाएं। मेरे प्यारे बच्चों रचनाएं देखिएगा, आप सबको याद रखना है। नाटक, सबसे रचनाएं में सबसे पहले नाटक क्या क्या है? पद्मावती, किरातुर्जनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, वेघनाथ वध, कट्टर सोम की एक नकल, बृहन्नला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल और बाल विवाह। ये इतनी इनकी रचनाएं आप सभी साथी को तुरंत याद रखना है, तुरंत याद रखना है। आप सब लोग इसको लिख लिख कर, अब आप बोलोगे गुरुजी मैं भूल जाता हूं बार बार, मैं बार बार जो है भूल जाता हूं, तो इसको रफ पेज पर आप सबको बार बार लिखना है। लिख लिख कर याद करो, लिख लिख कर याद करो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आप सब लोग प्रहसन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम है लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या? जैसा काम वैसा परिणाम 2024 में पूछा गया है। जैसा काम वैसा परिणाम किसका प्रहसन है? आप बताओगे गुरुजी बाल कृष्ण भट्ट जी का है। नई रोशनी का विष, ये भी किसका है प्रहसन? बाल कृष्ण भट्ट का है। आचार विडंबन, ये किसका है? ये भी जो है बाल कृष्ण भट्ट की क्या है भाई? प्रहसन है। ये भी बात याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सर हाय सर, आई एम कमिंग। प्रियांशु कुमार वाणी, थैंक यू। वाणी बैच, अच्छा वाणी बैच के नाम पर अपने आगे नाम में आईडी जोड़ लिए हैं, प्रियांशु कुमार वाणी बैच, नाइस। आप सब लोग अपने नाम के आगे वाणी बैच जोड़ोगे ना तो मुझे और अच्छा लगेगा। अपने नाम के आईडी आगे वाणी बैच, कितना अच्छा लग रहा है ना बहुत सुंदर, नाइस। निबंध के आसपास, निबंध जिसमें 100 के ऊपर बहुत से महत्वपूर्ण, भट्ट नाम से 2 खंडों में, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह क्या हुआ है? प्रकाशित हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक है। भारतेंद्र युग के, पूछा जाता है भैया, पूछा जाता है, याद रखना कि पूछा जाता है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के हैं? सभी लोग कमेंट करके बताओ, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं? आपको साफ साफ सभी लोग को दिख रहा होगा किस युग के हैं, सभी लोग बताओ, सभी साथी बताओ। बोलोगे गुरुजी भारतेंद्र युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य हैं, यानी मुख्य हैं। प्यारे साथियों, सर ये सब नोट करना है? नहीं, आप सब लोग मन लगा के पढ़ो, मैं बताऊंगा कहां से नोट करना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो हाईलाइटेड पॉइंट हो गए वो भी बताऊंगा, आप मुझ पर भरोसा रखो। अब तो मैं आप सबको ना अपने अंदाज में सिखाऊंगा, अपने अंदाज में पढ़ाऊंगा। अब तो टेंशन की बात नहीं है, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली, जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा, नया रंग रूप और मानस दिया। ध्यान देना, निश्चय ही इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एक एकाकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रताप, देखिए एकाकी मतलब वो केवल अकेले इस महत्तर युगांतरकारी, इस युग के अंतरकारी में अकेले नहीं थे। मेरे प्यारे बच्चों, अकेले नहीं थे। क्यों 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 क्यों? आप बोलो। प्रताप नारायण मिश्र भी थे, प्रेमघन थे, राधाचरण गोस्वामी थे, जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। ऐसे में वो अकेले नहीं थे, ऐसे में वो अकेले नहीं थे। ठीक है भाई।
आप सब लोग ध्यान देना, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप सभी को पीडब्ल्यू परिवार के फीचर्स में आपको मिलेगा लाइव पोल करने के लिए। कहने का मतलब आप ABCD टाइप करोगे, अपने आप आपको पोल यहाँ पे सीधा आंसर को कलेक्ट कर लेगा, सबसे पहला आंसर। और तो और क्या, इस एप्लीकेशन पे व्यवस्था है सीधे वीडियो कॉल बात करने की। सीधे आप लोग वीडियो कॉल से अपने डाउट को पूछ सकते हो, सीधे पूछ सकते हो। मैं सारा आपको फीचर दिखाऊंगा, सारा फीचर्स बताऊंगा, आप सबको बेहतरीन तरीके से मिलेगा। डीपीपी का सलूशन सब कुछ आप सबको इस एप्लीकेशन पे मिलेगा। क्या ये मेरा मुटका भैया है, अपने अंदाज में वापस आ गया। आपका मुटका भैया ही है, अपने ही अंदाज में वापस आ गया। आपका ये भाई है, अपना काम सिर्फ पढ़ाना है। मैं मन लगा के पढ़ाऊंगा और मैं पढ़ाने के लिए बेताब था, मैं पढ़ाने के लिए जो है बहुत परेशान था और मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं। किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहे। और ध्यान देना, करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे कौन? बालकृष्ण भट्ट। भारतेंद्र युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक, जिनके अनवरत लेखन से कौन? भारतेंद्र युग का रचनात्मक, ठीक है, भारतेंद्र युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ था तथा आगे के द्विवेदी युग, ध्यान देना, भारतेंद्र युग के बाद कौन सा युग आता है? द्विवेदी युग आता है। क्या था भाई? ज्योति शर्मा भैया मुझे ज्वाइन कीजिए। अभी कहाँ ज्वाइन? अच्छा वीडियो कॉल पे। अरे मेरी गुड़िया अभी रुक जाओ, अभी तुम्हें पढ़ाने दो, कुछ पढ़ा लूं तभी तो पूछूंगा आपको, आपसे पूछूंगा क्या क्या आपको पढ़ने में समझ में आया, क्या क्या मजा आया, तभी तो बताओगी मेरी प्यारी बहना। मूलाधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है। क्या साहित्य जो होता है, जो भैया हम लोग पढ़ रहे हैं साहित्य, ये केवल क्या होता है? कल्पना करने वाली वस्तु विलास नहीं होती, इस बात को याद रखना। केवल मनोरंजन की भी वस्तु नहीं होती, ये भी याद रखना। अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक है। जो ये जनता है ना, जो हम सब साथी हैं ना, इसके चित्त के मानसिक रूप से इसके विकास के संवाहक होता है। क्या इसके जो है, प्रीति गुड़िया बिल्कुल परेशान मत हो, अपने प्यारे मुटका भैया का इंतजार कर रही थी, तो आपका मुटका भैया पूरा सिलेबस कंप्लीट करेगा, गारंटी है, पक्का, प्रॉमिस आपके सामने किया हूं, प्रॉमिस कभी नहीं टूटा है और ना टूटेगा, ठीक है। तो ये चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास का प्रवाह मूर्त उपादान है। कहने का मतलब चित्त के विकास में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। क्या? बहुत बड़ा रोल होता है। शिवम शर्मा बिल्कुल 100 में 100 आएगा। जो गहन लोक संप्रति से उपजता और दिशा पाता है, यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंद्र युग के साहित्य से बनती है। भारतेंद्र युग के साहित्य से बनती है भैया। इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख हैं। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति और जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय है। बालकृष्ण भट्ट जी एक गद्यकार थे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है मेरे प्यारे बच्चों। ज्योति शर्मा भैया आप इतनी काले हो जा रहे हो, भाभी नाराज हो जाएंगी। गुड़िया मैं इतनी परेशानी से उभरा हूं, आप सबको तो पता है ना, कितने दर्द से उभरा हूं आप सबको पता है ना। मैं नहीं बता सकता आपको, आप तो सब जानते हो, सब कुछ पता है। तो आप बताओ किसके हालात बिगड़ नहीं जाएंगे ऐसी सिचुएशन में। मुझे क्या क्या नहीं, हार्ट का ऑपरेशन, डेथ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो मैं बहुत परेशान रहता था भाई, ऐसा नहीं है। और आप सबका प्रेम है जो आप लोग यहाँ मुझे भेजे, यहाँ पहुंचाए, इस सेवा करने का अवसर मिला, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है। आप लोग को मैं आज फिर से पढ़ा पा रहा हूँ, बहुत सुकून मिल रहा है, ठीक है। फिर भी तरह तरह की साजिश अभी भी रची जा रही है, तरह तरह की बातें बताई जा रही, क्या करोगे। सत्य कुछ नहीं है, सत्य है तो प्रूफ दिखाओ, सत्य कुछ नहीं है सब। मैं सिर्फ पढ़ाने पे भरोसा रखता हूँ, पढ़ाने विश्वास रखता हूँ। जिस परिवार में हूँ, ये भी सिर्फ बिहार नहीं पूरे भारत की जिम्मेदारी लेके रखा है, बच्चों को अच्छा शिक्षा देने के लिए। अपनी अभिरुचि मानस तारा कुमारी दीदी, क्या इग्नोर कर रहा हूं, शायद आपका नहीं देख पाया मैं, कमेंट फिर से बोल दो।
और हाँ, एक बच्चा पूछा रिकॉर्डेड मिलेगा सर? श्योर रिकॉर्डेड मिलेगा। पार्वती जी आपको भी बता रहा हूँ, आपका भी नाम ले लिया। रिकॉर्डेड में रहेगी क्लास, घबराना नहीं, रिकॉर्डेड में रहेगी, बाद में भी पढ़ सकते हो। और जो बच्चे अभी ज्वाइन नहीं किए उनसे बता दो ज्वाइन वाणी बैच कर ले, मोटका भैया आ गया है पढ़ाने, पूरी क्लास चलेगी, व्याकरण भी शुरू होगा, कृष्ण कुमार व्याकरण भी शुरू करूंगा, ठीक है, सबका सीक्वेंस से पूरी क्लास चलेगी, हौड़ा बनाना नहीं। और प्रतिभा से, परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार, उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में थी। लोक व्यवहार में, बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा तथा कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती है। वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था। क्या? नवजागरण और किसका? स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता का टाइम था, दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष का ही जागरूक गद्य लेखन की नीति थी। उस समय सोचो, उस समय जब ऐसा टाइम था तो वहां पर मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए टकराव किस तरीके से चल रही थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभर रही थी। क्या? आंतरिक दृढ़ता की तेज और क्या भाई? अनुपमा कुमारी मुझे सब पता है गुड़िया, क्या करोगे, क्या कर सकते हो, ठीक है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विधा है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया कि बातचीत की विधा क्या है? आप तुरंत बोलोगे मेरे 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 प्यारे मोटका भैया, बातचीत क्या है? इसकी विधा है निबंध। क्या है भैया? इसकी विधा निबंध है, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी विधा क्या है? निबंध। उनका अभिप्राय पूर्ण सोउद्देश्य लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ है। सामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र, राजा प्रजा, कृषकों की दुरावस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा है। यार देख रहे हो, बाल विवाह जो छोटकेन पे शादी कर लेते हैं, और स्त्री की शिक्षा, हमारी मुटकी दीदी की पढ़ाई लिखाई, ठीक है ना, और क्या महिला स्वतंत्रता, इन सब पे इन्होंने खूब लेख लिखा है। कितनी प्यारी बात है, कितनी अच्छी बात है, ठीक है। और विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खुल कर लिखा है, खूब खुल कर लिखा है, ठीक है। व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। उनकी संख्या कितनी है? सैकड़ों में है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं तुरंत आप सबको बता दूं, एक मिनट, ये आ गया, कहां से कहां तक, ये ऐसे तुरंत, ये देखिए ये हुआ, और क्या भाई, या यहां से यहां तक, तुरंत आप सबको ये बात याद रखना। देखिए किसने कहा था कि भैया बाल कृष्ण भट्ट जो है अंग्रेज, देखिए किसने कहा था? तो आप बोलोगे रामचंद्र शुक्ल ने। क्या? रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में आया था। यहां प्रस्तुत बातचीत जो है क्या है? शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट, ध्यान देना, निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्ट और प्रमाणित करता है, ठीक है। अब आ गए हम लोग निबंध पे। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे, सर आप कमेंट नहीं देख रहे, मौसम कुमारी गुड़िया कमेंट बार बार देखता रहूंगे, पढ़ाऊंगा कब गुड़िया, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना, अब आ गए हम लोग निबंध पे आ गए। आप सबको सीधे सीधे चैप्टर भी दिख रहा है, क्या बातचीत दिख रहा है, क्या बातचीत। चलिए शुरुआत करते हैं, बातचीत निबंध। आखिरकार ये बातचीत नाम क्यों पड़ा? आखिरकार ये बातचीत है क्या? आखिरकार ये बालकृष्ण भट्ट साहब बातचीत कहां से पा गए, ठीक है, ये बातचीत क्या है, बातचीत का नाम कहां से पा गए? प्यारे बच्चों, आप सब लोग, सर आपके बारे में आज भी सब गलत बोल रहे हैं, बोलने दीजिए मेरे दोस्त। आपको पता है ना, जब किसी का कोई जब
साथ नहीं पाता है तो पीछे से सिर्फ बुराई करता है। आप सब लोग मुझे इतने अच्छे परिवार में पहुंचा दिए हो जहां मैं खुलकर पढ़ा सकूं आप सबको, इसलिए सबको परेशानी हो गई। अभी तक मुझे कोई नहीं बोल रहा था, अभी तक मैं सबसे सबसे अच्छा था, सबकी नजर अच्छा था। अब हम अच्छी जगह आप लोग पहुंचा दिए, तो इस बात का भी लोगों को दुख होने लगा, इस बात का भी परेशानी है। कोई बात नहीं, अपना काम है पढ़ाना। मेरे सर यहाँ पे सीधे कहते हैं सिर्फ आपको है पढ़ाना, आपको कुछ नहीं किसी से मतलब, ठीक है। और ये बात आप सब लोग अच्छे से परिचित हो। एक टाइम था मैं पूरा यूट्यूब मेरी देख रहे थे, यूट्यूब आप सबको सब पूरा परिचित हो, क्लास हटा दी जा रही, डिलीट करा दी जा रही, कहां से पढ़ाऊं आप सबको? भाई मैं पढ़ाऊंगा आप सबको, तो आप सब लोग ने यहाँ पहुंचाया है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब खुद से सोची समझी साजिश, खुद से ऐसा कर लो वैसा कर लो सब। देखिए अब आइए बातचीत। बातचीत क्या है भाई? आप बोलोगे गुरुजी बातचीत एक निबंध है, ठीक है। बातचीत क्या है? एक निबंध है, सब लोग अच्छे से तुरंत याद रख लो, बातचीत निबंध है। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियों जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, इसको तो सब लोग स्वीकार कर रहे हो ना, इसको तो सब कोई स्वीकार कर रहे हो ना, कि जो ये हम सबको बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, डांस करने की शक्ति, ये सब क्या है? बोलो ये सब क्या? ये क्या है भाई? ये शक्तियों में वरदान, यानी जो है शक्तियों जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दिया है। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है ना? उसके बाद में उनमें वाक शक्ति भी एक है। जैसे हम लोग को इतनी शक्ति ईश्वर ने दिया है, देखने की, सुनने की, बोलने की, तो उसमें एक शक्ति क्या है? वाक शक्ति। वाक मतलब होता वाणी शक्ति, यानी बोलने की शक्ति। क्या? बोलने की शक्ति इसमें भी एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में ना होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सृष्टि मतलब ये दुनिया। आप बताओ, अगर हम सब लोग अगर कुछ ना बोलते तो हम सब लोग कैसे रहते? क्या भाई बताओ भाई, हम सब लोग हम जो है कैसे रहते? गूंगे रहते, वही ना। गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता? हम सब लोग ऐसे बैठे मौन बने बैठे रहते, हम लोग बोल ही ना पाते, कुछ बोल ही ना पाते। सब लोग क्या करते? लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, ऐसे कोने में लुंज पुंज तरीके से बैठा दिए गए होते। भाई जब बोल ही नहीं पाओगे, ठीक है, बोल ही नहीं पाओगे तो क्या होगा? क्या होगा भाई? एकदम ऐसे सुकून से बैठे रहोगे लुंज पुंज होके, जो बोल ही नहीं पाओगे तो, ठीक है। और क्या? हाँ, बैठा दिए गए होते। जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कह सुन पाते। जैसे क्या होता है, जब हमें कोई दर्द होता है, हमें कोई खुशी होती है, तो हम लोग जो है क्या करते हैं? अपने प्यारी सी मुटकी दीदी को और अपने प्यारे से मुटका भैया को बता देते हैं। सर, भैया, दीदी, हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे बता देते हैं। क्यों? क्योंकि बोलने की शक्ति हम लोग के अंदर है। अगर यही शक्ति ना होती तो हम लोग क्या करते? अपना जो है बात एक दूसरे से कह सुन नहीं सकते थे, नहीं बोल सकते थे। आप सब लोग यहाँ पे यही कही जा रही बात कि हम लोग के अगर बोलने की शक्ति अगर हम सब में ना होती तो उसमें क्या होता भैया? हम सब लोग ऐसे अपने दर्द को लिए बैठे रहते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। यानी एक सुने होंगे भाषण, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी साथियों को नमस्कार। एक तो होता है क्या? भाषण। एक होता है प्यारी सी बातचीत। जैसे हम सब लोग घर परिवार जाते हैं, अपने अपने मम्मी पापा से अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो वही सब क्या है? वही सब क्या है? बातचीत है मेरे प्यारे साथियों। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला होता है, ठीक है। किंतु स्पीच से बातचीत का, जो एक स्पीच तरीके से बातचीत करते हैं ना, उसका ढंग एक अजब होता है, एकदम निराला ही होता है एकदम। ये बातचीत में वक्ता को नाज नखरा, यानी जब बातचीत कोई करता है तो वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। इसका मतलब जैसे कोई अगर बातचीत क्या कर रहा है, बातचीत में वक्ता को नाज नखरा का मतलब होता है बातचीत जैसे कर रहे हैं तो उसमें बातचीत थोड़ी कहते हैं। जैसे मान लो मम्मी सामने बैठी, पापा बैठे हैं, मेरे प्यारे मम्मी और पापा, ऐसे थोड़ी हम लोग बोलते हैं। नाज नखरा उसमें नहीं दिखाया जाता, बहुत प्रेम से बोलते हैं। मम्मी कैसे हो? मम्मी क्या चल रहा है? मम्मी खाना क्या बना है? मम्मी पापा जी आज हाँ गए थे। मम्मी, मतलब ऐसे हम लोग बात करते हैं ना, उसमें नाज नखरा नहीं होता, ठीक है।
कि वह बड़े अंदाज में, क्या मतलब ऐसा नाज नखरा नहीं होता कि बड़े अंदाज में गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलकित पर, पुलकित मतलब जहां पे भाषण दिया जाता है उस पर जाके चढ़ के एकदम बड़े अंदाज में पांव पर गिन गिन कर पांव रखकर जा रहे हैं भाई अपने मम्मी पापा से बातचीत करने के लिए, एक अलग अंदाज में भाषण करने। ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक, क्या भाई तक है, ठीक है, ये तक है, ठीक है। साहबान मजलिस चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे बोलते हैं ना, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा हम लोग थोड़ी ना बोलते हैं। हम लोग तो प्रेम से केवल करते हैं बातचीत, ठीक है। तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करते हैं, जैसे शुरू शुरू में भाषण देना शुरू करते हैं, पहले लेडीज एंड जेंटलमैन, प्यारे भाइयों बहनों, तो सब यहाँ शुरुआत करते हैं। फिर जो है क्या करते हैं, वक्तृता यानी बात करने का आरंभ करते हैं। जहां कोई मर्म या नोक की चुटीली, यानी जहां पर कहीं पर क्या होता है कि वो जहां पर थोड़ी सी चुटीली बात होती है। ये तो चैप्टर मुटका भैया मेरा याद करा चुका है, लेकिन आज तो पूरी बातें ताजा हो रही है, थैंक यू, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, जैसे कोई चुटीली बात आ जाए, यानी खूब खुशी वाली जब बात आ जाती है तो वक्ता महाशय के मुख से निकलती है कि ताली ध्वन से कमरा गूंज उठे। यानी जब कोई ऐसी कोई मूवमेंट आती है, ऐसी कोई बात आती है तो वक्ता सोचता है ऐसा बोलूं ना कि तालियों से गड़गड़ाहट हो जाए, खूब तालियों से खूब तेज से गूंजने लगे, ठीक है। यहाँ पे ये बात होने लगती है। इसलिए वक्ता को काम ख्वाह ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है। मतलब काम ख्वाह मतलब यहाँ पे उसको मजबूरी में ना, जैसे भी कोई भाषण दे रहा है कुछ ऐसी बातें जानबूझ कर लाता है। श्रेया कुमारी, पार्वती गुड़िया, आप लोग रोने की मोजी क्यों बना रही हो, ठीक है, बोलो, ठीक है। तो वहां पे कुछ ऐसी बातें जानबूझकर, यहां भी लाइव पोल होता है ना, बिल्कुल राम्या सिंह, बिल्कुल यहाँ तो यूट्यूब पर भी लाइव पोल होता है दोस्त यूट्यूब पर भी लाइव पोल होगा, ठीक है। तो वहां पर जानबूझकर ऐसा कोई माहौल लाना पड़ता है, ऐसी कोई सिचुएशन लानी पड़ती है कि जिसमें जो है क्या हो, तालियों की गड़गड़ाहट हो और करतल ध्वनि अवश्य हो, यानी जो है वहां पर खूब ढेर सारा शोर हो हल्ला हो और जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगने लगे। ऐसा उनको जानबूझ के बीच बीच में ऐसे मोमेंट, ऐसे सिचुएशन लाना पड़ता है। वहीं हमारी साधारण बातचीत का दुख कुछ जहां साधारण बातचीत होती है, मान लो अपने घर परिवार हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम सब लोग अपने साथ बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है। आप हमारा नाम नहीं लेते इसलिए रो नहीं, अरे श्रेया दीदी आप लोग नाम लेने के लिए रोगी तो हम पढ़ाएंगे कब भैया, इसलिए मेरे प्यारे साथियों आप सब लोग प्लीज पढ़ाने दो। बहुत दिन बाद अपने मोटका भैया को पाए हो इस तरीके से पढ़ने का एप्लीकेशन पे, हमें लगता है 1 महीने से ज्यादा हो गए आपको एप्लीकेशन पढ़ाए हुए। आप मुझे पहली बार तब से एप्लीकेशन पाए हो, इसलिए खूब बतियाने का आपका मन कर रहा, पिटाई कर दूंगा ऐसे ना, ऐसे जो गोलगप्पा में खिलाया रहूंगा सही हो जाओगी, ठीक है। तो वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग होता है, हम लोग जब घर बात करते हैं बैठ के सब लोग, ठीक है ना, इतना जो है बातचीत ऐसे करते हैं, उसमें ना तो करतल ध्वनि होती है, करतल ध्वनि मतलब वही हा हल्ला हो है, और ना ही कोई मौका है, ना लोगों को कहे उड़ाने कोई बातें रहती है। ऐसे थोड़े बोलते हैं मम्मी खाना बन गया, उस थोड़े मेरी प्यारी मम्मी जी खाना होना बन गया भाई, ऐसा कुछ नहीं करते यार। वहां तो हम लोग एकदम प्यार से बात करते हैं, हम लोग खूब प्रेम से बात करते हैं, ठीक है ना। हम 2 आदमी प्रेम पूर्वक, ध्यान देना यहां पे लिखा है, हम 2 आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। संलाप का मतलब क्या होता है, संलाप का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों हार्दिक बातचीत। क्या संलाप का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे गुरुजी संलाप का मतलब होता है हार्दिक बातचीत, ठीक है। यहां लिख दिया हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। संलाप का मतलब हम लोग जो क्या कर रहे हैं, हम 2 आदमी आपस में संलाप यानी हार्दिक बातचीत कर रहे हैं। कोई चुटीली बात आ गई तो हंस पड़े, और वो भी कैसे, कोई चुटीली बात आ गई, मान लो ऐसे बात हो रही है, हम लोग आपस में बात भी कर करके कभी कभी क्या करते हैं, आपस में हंस लेते हैं ना, आपस में मस्ती कर लेते हैं, तो वो भी हंसते, हा 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 नहीं हंसने लगते इधर वो रावण जैसे, ऐसे नहीं। यहाँ कैसे हंसते हैं, मुस्कुराहट से होठों को केवल क्या हो, ये जो ओठ है ना, केवल फड़क उठना, यानी थोड़ा से क्या ऐसे, यही थोड़ा से हंसना ही हंसी का अंतिम सीमा मान लिया जाता है। यही थोड़ा से हंसना ही क्या है, अंतिम सीमा मान लिया जाता है। मिथुन जी मेरा नाम पूछ रहे हैं, आप पहली बार पढ़ रहे हो मेरे दोस्त, लग रहा है मुझसे। आप मेरे भाई बहन जितने जुड़े हो मेरा नाम बता दो, मुझे खुद से बताने थोड़ा अच्छा कम लग रहा है। मिथुन बाबू, मिथुन को बता दो, हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य क्या होता है, सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा होता है। जो स्पीच सुनते रहते हैं
उनका उद्देश्य क्या रहता है कि भाई कोई जोश और उत्साह वाली बात सुने, जोश और उत्साह वाली खूब बातें सुने, ठीक है। घरेलू बातचीत में मन को रमाने की बातचीत होती। देखिए जो घरेलू बातचीत होती है वहां पे मन रमाने की बातचीत की जाती है, आपस में प्रेम से हार्दिक बातचीत करके उसे मन रमाने की बात होती है। लेकिन जो स्पीच होती है उसमें जोश की बात होती है, उत्साह की बात होती है, ठीक है, वहां पे ये बातें होती है, वही बातें हम बता रहे हैं। और उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत पड़ती है, वहीं उसको बातचीत भी उसको अत्यंत आवश्यक है। ओ मेरी प्यारी मुटकी बहनियां, जैसे खाने में, जैसे पीने में, जैसे हंसने में, जैसे सोने में, जैसे लड़ने में, मुझसे लड़ती भी हो ना बहुत आप सब लोग, उसकी जरूरत है जिंदगी को मस्त बनाने में, उसी तरीके से बातचीत करना भी बहुत आवश्यक है जिंदगी को बेहतरीन बनाने में, जिंदगी को बेहतरीन बनाने में। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वहां बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल पड़ता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्लाइड जरूर याद रखना, क्योंकि वहां पूछा जाता है कि बातचीत के जरिए क्या उड़ पड़ता है, तो वही जो मैं क्या कहता हूं भाई, वहां पे वही बातें कि जो धुआं और मवाद बना जमा रहता है वो बाहर निकल पड़ता है। क्या? वो बाहर निकल पड़ता है, ठीक है। चित्त कैसा हो जाता है? जैसे मन हल्का हो जाता है, चित्त हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है, परम आनंद में मग्न हो जाता है। जैसे आप सब लोग बहुत परेशान रहो और अपने अच्छे साथी से अगर बात कर लेते हो तो आपका मन एकदम हल्का हो जाता है, चित्त एकदम स्वच्छ हो जाता है, होता है ना। यही तो बातें हैं, यही तो बातचीत करने का ना असली मजा है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है, जो बातचीत होती ना इसका भी एक अलग मजा है, बातचीत का एक अलग ही मजा होता है, ठीक है। चलो, अरे भाभी का नाम बताने कौन बोला भाई? आर्या सिंह बच्चा मेरा नाम पूछ रहा है तो मेरा तो नाम बताए भी और भाभी का भी नाम बता रहे। अरे भाभी के यहाँ कौन काम है? अरे अनुपमा दीदी जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वो इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। जिसके बातचीत करने का जो है लत पड़ जाए वो खाना पीना भी छोड़ देंगे। भैया खाना साइड करो, पहले बतियाएंगे। अरे यार, अगर तुम्हारी भाभी देख रही होंगी क्लास ना तो हमसे ये कहेंगे हमारा नाम वहां बताने की क्या जरूरत थी, हमारा नाम क्यों वहां प्रचार कर रहे थे, अभी हम जाएंगे खानो नहीं पाएंगे खाने को, ठीक है। तो वो इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं जिसको बातचीत करने का लत लग जाता है। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, अपना बड़ा हर्ज कर देना भी क्या होता है, उनको पसंद आता है। पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते, वो बातचीत का जो मजा है ना उसको खोना नहीं चाहते हैं, बातचीत का मजा खोना नहीं चाहते हैं। अब देखो ये जो दूसरे कलर में किया हूं, इसको हाईलाइट किया हूं, इसको जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। क्या क्या है? रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को ही नहीं मिला। रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख ही देखने को नहीं मिला। अब आप सोच रहे हो कहां रह रहे थे भैया, इनको मनुष्य दिखाइए नहीं दिया, 16 वर्ष तक लगातार मनुष्य को देखा ही नहीं पाया, ऐसा किस जगह वो रहते थे? आपके दिमाग में बात आ रही होगी, देख लो कहां रहते थे। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहते थे। समझ आ गया? मतलब 16 वर्ष तक ये जानवरों के बीच में रहा किए, इनको मनुष्य का मुख ही देखने को नहीं मिला। 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। क्या? किसके मुख से बात सुनी थी? फ्राइडे के मुख से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि 16 वर्ष के उपरांत जो है किसके मुख से एक बात सुनी थी? कौन? रॉबिन्सन क्रूसो। तो आप बोलोगे फ्राइडे के मुख से। किसके मुख से?
फ्राइडे के मुख से 16 वर्ष के बाद जो है इन्होंने एक बात सुनी थी, यानी इंसान की एक आवाज सुनी थी। यद्यप उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को वैसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पा गया। कहने का मतलब 16 वर्ष तक अगर कोई आदमी की आवाज ना, डाउट चेक भी होता है, बिल्कुल डाउट चेक होगा, बिल्कुल ठीक है। मेरी प्यारी गुड़िया श्रेया कुमारी, आप सब लोग ध्यान देना, यहां पर 16 वर्ष तक अगर इंसान की, मनुष्य की आवाज भी ना सुनाई दे, और 16 वर्ष के बाद इनको अगर मनुष्य की आवाज सुनाई दी तो सोचो यार, इनको लगा कि यार मेरा तो फिर से इंसान का जन्म हो गया। सर पीडीएफ चाहिए था, पीडीएफ भी अपलोड होगा, सब पूरा अपलोड होगा। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है। यहीं से कंफर्म हो गया कि कोई इंसान 16 वर्ष तक मनुष्य की बात को नहीं सुन पाया, और 16 वर्ष के बाद अगर थोड़ी सी आवाज सुना तो इसी में मस्त हो गया, तो इसका मतलब इसको समझ में आ गया कि इसमें कितनी ताकत होती है कि बात को लुभा लेने वाली। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। मतलब जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी उनसे एक बार भी साक्षात्कार, यानी कभी उनसे एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुआ। और उसके बाद में आज भर एंजॉय कर लेती हूं, कल से सीरियस हो जाऊंगी सर। प्रीति सिंह, पिटाई करूंगा, पढ़ लो, आज ही से पढ़ लो, क्या दिक्कत है, हो गई मस्ती बहुत देर तक, ठीक है। चलो, यहां पर कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, मतलब कभी आमने सामने से मुलाकात नहीं हुई, कभी इंटरव्यू नहीं हुआ, ठीक है। उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है, मतलब उन्हें अपने प्रेमी से, मतलब जिससे बात करने की, हाँ प्रेमी सैयारा, वो वाला प्रेमी मत समझना, हाँ ठीक है। तो उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। आप आभ्यंतरिक भाव, यानी आप आभ्यंतरिक मतलब अपने अंदर के भाव दूसरे पर प्रकट करना, और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना, शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। क्या? शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। क्लियर है? सभी लोग बताओ क्लियर? सभी बच्चे जल्दी से बताओ। चलो, कमेंट जा नहीं रहा भैया, कमेंट आएगा, क्यों नहीं आएगा, कमेंट ऑफ नहीं होता, कमेंट आएगा। अब देखो ये क्लियर है, ये देखो ये जो हाईलाइट किया हूं दिख रहा है क्लियर अच्छे से। देखो, सच है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखना, एकदम अच्छे से याद रखना सभी बच्चे। क्या? सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुणदोष प्रकट नहीं होता। वेन जॉनसन, ध्यान देना, पूछा गया है, वेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। कहने का मतलब यह है, सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुणदोष प्रकट नहीं होता। लेकिन यहां पे किसने कहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है, किसने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? किसने कहा है? किसने कहा है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? कमेंट करके बताओ। आप बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों, वेन जॉनसन ने। क्या? वेन जॉनसन ने बोला है कि भैया क्या होता है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार पता चलता है। इस बातचीत की सीमा 200 लेकर 2 से मतलब 200 नहीं, 2 मतलब 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। मतलब बातचीत के लिए 2 से ज्यादा लोग, अभी यहां पे 2 से ज्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में भी देखिएगा, खुद से बात करने की बात बोलते हैं, लास्ट में समझिएगा। तो यहां पे जब तक जमात या मीटिंग या सभा या संगठन ना समझ ली जाए। एडिसन, इंपॉर्टेंट बात है, ये भी पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं, ठीक है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में होती है, एक मुटका में और एक मुटकी में, ठीक है। असल बातचीत सिर्फ कितने में होती है भैया? सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, तभी एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलते हैं,
तभी एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलते हैं। जब तीन हुए तब वह दो की बात कोसों दूर हो जाती है। जैसे तीसरा आया, जैसे हम हैं और कोई हमारा भाई है, जैसे आप सब लोग पढ़ रहे हो, इसमें कोई भाई ऐसे, जैसे अमन है, अभय है, सब लोग हैं, ऐसे हमारे प्रियांशु हैं, विशाल हैं, ऐसे खड़े पढ़ रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं, और भैया वही में जल्दी से ना कोई तीसरा आ गया, जैसे हमारी दीदी लोग कोई ऐसे आके चुपके से कान लगा रही, सुनने लगी, तब क्या हुआ देखो, जैसे तीसरा आया दो की बात कोसों दूर चली गई। मतलब कोसों दूर मतलब कहा भी कि वह अच्छा, कानों में पड़ी बात खुल भी जाती है, ये भी कहा गया है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते क्या करते हैं, जैसे हम और भाई बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा इग्नोर करेंगे जैसे लगे किसी और की बात हो रही है, हम लोग बतिए सीधा घुमा देंगे। मान लो बात कर रहे हैं ना आपस में, यार बोर्ड एग्जाम कैसा दिया होगा, कैसा होगा, क्या करें, अब जिसे जान है ना उसके हित के, उसकी भी मतलब उसकी ही बात है ना, तो तुमने बात खोल देंगे और बताओ घर पे क्या चल रहा है ऐसे सुनते हो ना। तीसरे तो वही कह रहे हैं ना, तीसरे आदमी की आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे, यानी बातें बंद कर देंगे, चुप। दीदी लोग की ज्यादा आदत होती है, स्कूल में जब जाती होगी ना, स्कूल में, तो जैसे कोई तीसरा आ जाता होगा ना, चुप, एकदम एकदम चुप, या तो निरस्त मतलब चुप, या तो निपट मूर्ख समझ के अज्ञानी बनाने लगेंगे, मतलब एकदम मूर्ख समझ के अज्ञानी बना, दूसरी बातें करने लगेंगे, चुनाव की बात शुरू कर देंगे, बाजार की बात शुरू कर देंगे, ठीक है, ये सब शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास रख दो। एक मान लो एक बर्तन में क्या है, गर्म दूध है, ठीक है, एक में क्या है, गर्म दूध है, चलो, और क्या है, एक ठंडे पानी का बर्तन है, यहीं पे क्या है, एक एक क्या है, ठंडा पानी इसमें है। अब बताओ क्या होगा अगर इसको दोनों को मिला दोगे, ईमानदारी से बताओ, अगर इस दोनों बर्तन को आप मिला दो, दोनों बर्तन को आपस मिला दो तो क्या होगा, मुझे जल्दी बताओ। ये मत कहना केमिस्ट्री पढ़ा रहा है मेरा मुटका भैया ठीक है, ये मत कह देना मेरा मुटका भैया केमिस्ट्री आज पढ़ा रहा है भाई। अगर इस दोनों बर्तन को मिला दोगे तो क्या होगा, सभी लोग बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। 60 के मतलब पास में, 60 के मतलब एकदम मिला के एक ही में रख दोगे तो भैया क्या होगा, एक का असर दूसरे में पहुंच होगा भाई, एक का असर दूसरे में क्या होगा, एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। क्या होता है, एक असर दूसरे में पहुंच जाता है। कहने का मतलब क्या होता है, ये जो भैया ठंडवा पनिया है ना, ठंडा पानी जो है ना, इसी में जो है क्या करता है, क्या करता है भाई, यहां पे आके इसमें जो है ठंडे पानी को गर्म कर देता है। देखो एक अर्थात दूध ठंडा हो जाता है, मतलब ये दूध जो गर्म था ये ठंडा हो जाता है दूध, और क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पानी जो है जो ठंडा था ये गर्म हो जाता है, मतलब एक साथ रखने से इस तरीके से हो जाता है। वैसे ही जब दो आदमी पास पास होते हैं ना, तो एक का गुप्त असर दूसरे में पहुंच जाता है। बुलवा के बिहारी लाल की जय। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, जैसे एक दूसरे का जो है बात एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, वैसे भाव भी एक दूसरे में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं तब बोलने का कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है, चाहे देखबो ना करो, ठीक है। डीपी में लड़का है आखिर ए है कौन, गुरु जी सबके डीपी में लड़का है आखिर है कौन, मतलब नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। चलो, जब पास बैठने का इतना असर होता है तो बातचीत में कितना अधिक असर होगा, मतलब जब दो आदमी एक साथ बैठ के एक पास बैठ के जब देख रहे हैं असर इधर उधर चला जा रहा है असर, तो जब बातचीत करेंगे तब सोचो असर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, कितना पड़ेगा। और इसे कौन ना स्वीकार करेगा, इसे हर कोई स्वीकार करेगा आज के टाइम में, कौन नहीं करेगा, हर कोई स्वीकार करेगा, ठीक है। अस्तु अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए। चलो दो तो आप देख लिए, ठीक है, दो तो आप देख लिए, अब तीन आदमी के साथ रखो। अब इसे तीन आदमी के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, ठीक है। और तीनों चित्त मानो तीन कोण है, और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसारण की धारा मानो उस त्रिकोण की तीन रेखाएं हैं। गुप चुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत तीन में की गई है वह मानो अंगूठी की नग सी जड़ जाती है, मतलब तीन लोग हैं, तीन त्रिकोण हो गई। और अक्सर ध्यान देना, तीन लोगों में जो बातचीत होती है वो बातचीत खुल जाती है। कैसे,
दीदी लोग हैं, दुई लोग बहुत खास खास दोस्त हैं। हे बहनी, बहनी जानती है, वो ऐसे ऐसे कहत रही, लेकिन बच्ची कसम यार उनका तू ना बताऊ, हाँ हमारा कसम यार, हम तुहिन से बतावत ही, वो हमका मना करे हाँ, लेकिन हम तुहिन से बतावत ही और केहू से बतावत ना है ना, और तू केहू से बताऊ ना, प्लीज केहू से ना बताऊ। वो कहीं ठीक है बिल्कुल ना बताऊ भाई। फिर ओकरे बाद वो जगह तुम दूसरे के लगे, कहीं हे दीदी वो ऐसे ऐसे बता रही थी, और लेकिन बच्ची किसी से बताना नहीं, कसम है हमको मना किए, लेकिन हम तुमको बता रहे हैं अपना खास समझ के। वो जगह दूसरे से, तीन लोग की बातचीत अक्सर खुल ही जाती है, ये भी ध्यान दो, ठीक है। उपरांत जब चार आदमी हुए तब बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता, मतलब चार हो गए तो एकदम समझ लो खुल के बातें ना होगी, ना खुल के बात होगी, सिर्फ बातचीत की जाएगी, वो फॉर्मेलिटी गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। चार से अधिक बातचीत तो केवल राम रमौवल कहलाती है। चार से अधिक बातचीत जो होती है केवल केवल क्या होती है, क्या होती है भैया, सिर्फ हमें ही चिढ़ाते हैं। देखो दीदी, बहन, मेरी बहन हो, हम सब लोग घर जाते हैं तो अपनी प्यारी सी गुड़िया है, मेरी बहन है, उनको भी चिढ़ाता हूँ। आप भी मेरी उन्हीं बहन जैसे हो, मैं आपको अलग नहीं मानता। अपनी सगी बहन, जो रेस्पेक्ट अपने सगी बहन का करता हूँ, वो रिस्पेक्ट आपकी मैं दिल से करता हूँ, रियल बता रहा हूँ। तो उन्हीं बहनों में आप हो, बस ऑफलाइन मतलब मेरे पास नहीं हो, नहीं पास से चिढ़ाता, दूर हो तो ऑनलाइन नहीं चिढ़ाऊं। और देखो गुड़िया, मेरा हक है, मैं आपको भाई हूं। उसे हम संलाप नहीं कह सकते, मतलब जो चार लोग बातचीत करेंगे तो राम रमौवल रहेगी, उसे संलाप नहीं कह सकते। हाँ संलाप भी बताया था, संलाप का अर्थ हार्दिक बातचीत, उसे हार्दिक बातचीत नहीं कह सकते। वो तो भैया हंसी मजाक, चुनाव आ रहा है इसमें, चुनाव जहां देखो चार लोग खड़े चुनाव की बात कर रहे हैं, है ना। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। दो बुढ़े, जैसे एग्जाम्पल देखो, पहली पोजीशन एग्जाम्पल, पहला ना लिखो बस पॉइंट बना लो। जैसे पहला पॉइंट है, कह रहा दो बुढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती। जहां दो बूढ़े लोग, यानी दो बूढ़े मतलब जहां दो दादाजी लोग रहेंगे, जहां दो दादाजी रहेंगे उनकी जब बातचीत होती है तो बातचीत कैसी होती है, लगता है जमाने की शिकायत हुई है। जमाने की शिकायत करते हैं, जब दो दादा आपस में बात करने लगे ना तो क्या होता है, जमाने की शिकायत करते हैं। जमाने की कैसे, वे बाबा आदम के, यानी बाबा आदम पुराने जमाने के टाइम की बात ओपन करते हैं, और ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें क्या चार सच रहती है तो 10 झूठ रहता है, जिसमें चार सच बातें तो दिखती हैं और क्या क्या 10 झूठ बातें। बाबा आदम के जमाने की बातें शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी उनका अंत नहीं होता। आप सब लोग देखे होंगे, आप सब लोग देखे होंगे, पहरों बात बीत जाती है लेकिन उनके बाद का अंत होता ही नहीं है। आप सब लोग बिहार के हर बच्चे को मैसेज दे देना, वाणी बैच प्रारंभ हो गया है मुटका भैया का, और आप सब लोग वाणी बैच में जाके जो ना ज्वाइन किए जल्दी कर लो, क्योंकि एक एक दिन क्लास आप सबकी छूटती जा रही है। और मैं चाहता हूं बिहार का हर बच्चा हिंदी बेहतरीन तरीके से पढ़े। मेरे प्यारे बच्चों, भैया आज ज्योति शर्मा करी, भैया 1 घंटा लगातार पढ़ा लिया, पानी भी नहीं पिया। गुड़िया मुझे पता ही नहीं चला, रियल बता रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं इतना बेताब था, इतना भूखा था पढ़ाने के लिए, और मुझे पता ही नहीं चला कि 1 घंटा निकल गया। और आप जानते हो मैं इतना लंबी क्लास तो खुद ही नहीं पढ़ाता, लेकिन फिर भी मुझे पता ही नहीं चला। क्यों, मैं रियल में ना पानी पिया ना कुछ बोला, एकदम कंटिन्यू आपके सामने हूँ। मुझे बहुत शौक थी पढ़ाने, बहुत शौक थी। और किसी को कोई शौक और उसे छीना जाए, उसके अधिकार को छीना जाए, तो उसको कितना दर्द होगा। लगभग 40 रातें रोया हूं, 40 रात हो गई होगी, 40 दिन हो गए होंगे आपको पढ़ाए हुए। वो मैं जानता हूं दोस्त जितना दर्द है मुझे। और जिसकी शौक हो, जो इसी शौक में पला बढ़ा हो, सिर्फ टीचिंग में, जब मैं 10th में था तब से पढ़ा रहा हूं। और आज आप सोचो, 10th से मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था, 10th से आज इस उम्र तक मैं पढ़ा ही रहा हूं। और जिसको पढ़ाने का अधिकार छीन लिया जाए, आप बताओ उसके दर्द को आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या है, एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, यहां पे ये बात हो रही है, मतलब ऐसे बाबा आदम की जमाने की बात हो रही है, ठीक है। पहरों बीत जाने पर भी अंत नहीं होता, पहरे बाद बीत जाती, यानी पहर मतलब से 2 पहर, मतलब 1 पहर, आधा पहर, 1 घंटे 2 घंटे, ऐसे पहर बीत जाने पर भी जो है क्या होता है, ठीक है,
क्या होता भाई, सभी लोग बताओ। सभी लोग बताओ, बात अंत नहीं होता। प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश, यानी जो प्रायः जो अंग्रेजी विदेशी प्रदेश पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। क्या? उनकी निंदा का। किसका? नौजवानों का। कैसे? जो नौजवान साथी हो, आप सब लोग देखते हो कि जैसे हम भी घर जाते हैं, जैसे गए घर तो बाबा जी कहते हैं बेटवा, मैं बोलता हाँ बाबूजी, जाओ खेत पे देख लो क्या हो रहा है, काम लगा है, कुछ हुआ कि धान में रोपाई हो रही, खेत में धान की रोपाई, जाओ चले जाओ। तो मैं क्या करूंगा? अच्छा ठीक है बाबू, जा रहे हैं। गए रूम से, बाइक की चाबी लिए, बुलेट की, बुलेट में लगाए, सेल्फ लगाए, चले गए। तो जाते वक्त नहीं बोले, लेकिन जाने के बाद दादी से और जो घर में लोग हैं कहें देख रहे हो आजकल के लड़कियों को, देख रहे हो, एक समय था मैं 10-10 किलोमीटर, 20-20, 50-50 किलोमीटर पैदल चला जाया करता था, आज इनको खेत जाना है तो बुलेट चाहिए, बताओ कितना पेट्रोल लगता होगा। समझ रहे हो? तो वही कह रहे हैं, नौजवानों की निंदा, नौजवानों की निंदा का उनका मुख्य प्रकरण होता है। वारे दादाजी प्रणाम, सबके दादाजी को प्रणाम, सबके दादी को प्रणाम, मुझे आशीर्वाद जरूर दिलाना, सबके दादाजी को प्रणाम करता हूं। मतलब क्या करते हैं, मतलब वही निंदा किसकी? नौजवानों की। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल, स्पेंसर जीप पर नाचा करेंगे। मतलब अगर पढ़े लिखे रहोगे तो इन सब क्या करते हैं, ऐसे नाचा करते हैं, नाचा करते हैं, जो क्या, जैसे शेक्सपियर हो गए, न्यूटन हो गए, मिल्टन हो गए। ठीक है ना? सही बात है कि नहीं? सर आपकी क्लास मैं अपने दादाजी को भी दिखा दी। ठीक है। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दीगरे नेस अक्खड़पन की चर्चा छेड़ेंगे। ठीक है, मतलब जो अपने यहाँ लंगोटिया यार, अपने साथ के लोगों में, ठीक है, दो हम सहेलियों, आ गई दीदी की बात, दीदी की बात भैया, आ गई दीदी की बात। हे दीदी सुनो, दो सहेलियों में क्या होती है, दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला होता भैया। अरे बहुत मजेदार बात है, लेकिन गुस्सा मत हो ना दीदी, गुस्सा मत हो ना, क्योंकि आपको मैं चिढ़ाऊंगा जरूर, क्योंकि मौका मिला है। ठीक है, रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है, रस का समुद्र, रस का समुद्र, मतलब अगर दुई सहेली आपस में बात कर रही ना, लग रहा रस का पूरा समुद्र उमड़ चुका है। क्या बात है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसे ही रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा हो, यानी जो उनको कभी भाग्य मिला हो, उन्हीं से पूछना चाहिए। दो बूढ़ी, अब देखो, दो दादी की बात, दादा की बात हो गई, दो सहेली की बात हो गई। अब देखो दो बुढ़िया, मतलब दादी मैया, मेरी बूढ़ी दादी माँ, ठीक है, प्रणाम आपको। दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या होता है? बहू बेटी वाली। बहू बेटी वाली। आपकी बहू कितने बजे उठ जाती है, क्या करती है, कितने बजे चाय बना देती है? अरे बहिनी, तुम्हारी बहू 8 बजे सो उठती है, हमारी बहू तो भैया 12 बजे पहले चारपाई नहीं छोड़ती है, उसको मैं चाय बनाती हूँ, ले जाके चाय देती हूँ, बेटा उठो, तो मम्मी कहती है, फिर बहू कहती है यस मॉम उठ रही हूँ, मॉम मेरे को थोड़ा सा फीवर लग रहा है, तो फिर आराम से चद्दर तान के सो गया। फिर जाके अरे बेटा उठो, मोम मो 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 भाई क्या यार, ठीक है ये है। तो दादी माँ अपने बहू रानी की हमेशा बुराइयां, ठीक है, अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा हमेशा करती रहती हैं, हमेशा गिला शिकवा करती रहती हैं। अब जान ही रहे हो, कोई ऐसी माताएं लगभग मुझे देखने को मिलती हैं, अगर उनकी बेटी को दामाद अगर लेकर प्रदेश चला जाता है, प्रदेश अपने साथ लेकर चला जाता है, वो माता जी कहती मेरा दामाद बहुत अच्छा है, अब मेरी बिटिया को लेकर प्रदेश चला गया। लेकिन अगर उन्हीं माँ का लड़का, उन्हीं माता जी का लड़का अगर अपनी बीवी यानी उनकी बहू को लेकर प्रदेश चला गया, तो कहेंगे हमारा लड़कुआ तो नालायक हो गया, हमारा लड़कुआ तो एकदम जोरू के गुलाम हो गया, है ना? ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना,
ऐसे बोलती है। तो ये सब तो परंपरा है, लेकिन ओ मम्मी को मत बताना, नहीं गुस्सा हो जाएंगी, मम्मी को बताना, ठीक है। अपनी बहुओं या बेटों को गिला शिकवा होगा, या वे बिरादरे खाने का कोई ऐसा रमरसरा छोड़ बैठेंगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेंगी। मतलब बिरादरी के आपस में कुछ ऐसी बातें करने लगेंगी कि समझ लो क्या, ऐसा लगेगा आपस में लड़ाई। भैया आज आपको अच्छा लग रहा है बहुत, आपको हंसता देखकर, थैंक यू ज्योति गुड़िया, मौसम कुमारी, हमें लड़ाई बहुत करनी है आपसे भैया। ठीक है गुड़िया, ठीक है। तो ऐसी बातचीत करेंगी जैसे लगेगा लड़ाई छिड़ जाएगी, अब लड़ाई कोई ऐसी बात आ जाएगी। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए, देखिए अब लड़कों की बातचीत आ गई। पहले देखो पहले आया दादाजी की बातचीत, दादी की बातचीत, दो सहेली की बातचीत आ गई। अब देखो लड़कों की बातचीत क्या होती है, खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने लगेंगे, अपने अपनी तारीफ के प्लेयर का नाम लेंगे, कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत क्या होती है, स्कूल के लड़के बातचीत अक्सर अपने टीचर का नाम रखते हैं। हम तो भैया पढ़ते थे ना, तो हमारे 8 क्लास चलती थी, 8 क्लास चलती थी, तो हमारे जितने टीचर आते थे 40-40 मिनट क्लास लेते थे, 35 मिनट क्लास लेते थे, तो जो भी जितने भी टीचर आते थे सबका नाम लेता था मैं, सबका नाम हम लोग आपस में रखते थे। ये इनके निक नेम सबके रखते थे। आप सब लोग अपने स्कूल के टीचर का नाम रखे होंगे, हमें पता है, ठीक है, आप लोग भी रखे होंगे। वैसे मेरा भी नाम बहुत से लोग रखे होंगे। एक बार आज बता ही दो मेरा, मुझे किस नाम से आप लोग आपस में बात करते हो? हमें नहीं लगता दिनेश सर बोलते होंगे। अच्छा आज बता ही दो, आज मैं जान ही जाऊं आप लोग क्या क्या बोलते हो। आज मैं देखना अपने अपने सारे नाम को देखना कि आप लोग प्यार में क्या क्या रखे हो नाम, ठीक है। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद यानी अपने टीचर की शिकायत या तारीफ, या तो शिकायत करेंगे अपने टीचर की, या तो तारीफ करेंगे, या अपने सहपाठियों में से किसी के गुण या अवगुण यानी अच्छाई या बुराई का कथोपकथन, मतलब कथाधन उपकथन, ठीक है, होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ गिनेगा ही नहीं। कोई लड़का अगर तेज है तो भैया वो अपने सामने किसी गिनता नहीं। अगर मॉनिटर है, मोटका भैया, मोटका भैया, मोटका भैया, हर कोई मोटका भैया ही रखा है नाम, क्या सिर मोटका भैया, सिर मोटका भैया, सिर मोटका भैया, मोटका भैया, दिनेश सर, प्रशांत जी करें दिनेश सर, बालाजी मोटका भैया, मोटका भैया, मोहम्मद अफगान मोटका भैया, मीनू कुमारी मोटका भैया, दीपक यादव सर, आप क्या सर आप दिनेश सर हिंदी किंग, अच्छा, तारा कुमारी, अच्छा, लो संगीता रख दी है, स्वाति मैम, अब हम पढ़ नहीं करेंगे, जाओ। ठीक है, तो अपने सामने कुछ नहीं गिनेगा। जो पढ़ने में तेज होगा वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं सुनता है। सुस्त और बोदा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल में, मतलब अगर तो पढ़ने लिखने में तेज नहीं है, सुस्त है, तो एकदम भीगी बिल्ली बना जैसे दबा रहेगा। एक नाम बताओ आपके पूरे सिलेबस में एक ऐसा अध्याय है जिसमें लेखक खुद पढ़ने जाता है और उसको बहुत टॉर्चर किया जाता है और पढ़ने में बहुत तेज रहता है। सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ। प्रियांशु कह रहे हम बोलते हिंदी वाले, हिंदी वाले सर, अच्छा बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ओ है कौन? हर्षद राजा बोलते हैं गोलुआ। चलो वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। चलो भैया, इसके अलावा बातचीत की और भी बहुत सी किस्में हैं, बातचीत की और भी तरीके बहुत ज्यादा हैं, और भी बातचीत के तरीके हैं। राजकाज की बातचीत होती है, व्यापार संबंधी बातचीत होती है, दो मित्रों में संबंधित आपस में बातचीत होती है। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। हमारे तुम्हारे लोगों में अशिक्षित लोग जो होते हैं, जैसे उतना ज्यादा ना जो पढ़े लिखे रहते, वो सब बतकही करते हैं। मजा, असली मजा तो बतकही में आती है, सही है कि नहीं? गांव जाओ भी, घर जाओ ना, तो जब 10 लोग का जमात लगता है, बैठते मीटिंग होती है, मजा आता है। बतकही करने में तो अलग ही मजा है, जौन मजा बाटे। ना लड़की लड़के वाले की ओर से एक एक आदमी, देखिए अब यहाँ शादी विवाह बात शुरू हो गई। देखो क्या क्या होने वाला है, यहाँ शादी विवाह बात शुरू हो गई। लड़की देखिए, जब शादी होती के तय होती किसी की, लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। बिचवई मतलब अगुआ, बिचौलिया। बिचौलिया क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया है। यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत, चंडू खाना मतलब क्या होता है भैया, जहां पर अफीम गांजे का जो स्थल होता है, जो नशे के लोग बहते हैं,
नशा, ठीक है, जो नशा करते हैं लोग, नशा की जो स्थल होती है वहां को चंडू खाना कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। और चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। सर बकवास करने में मजा आती है, अनुपमा कुमारी पिटाई करूंगा अभी बकवास। निदान बात करने में अनेक प्रकार का ढंग होता है। मतलब जो चंडू खाने नशे करने वाले की बात सुन लोगे भैया, चांदनी साहू इग्नोर नहीं कर रहा हूं आपको गुड़िया, नशे करने वाले की बात सुन लोगे तो अलग, चाहे जितना बड़ा दुश्मन रहेंगे, लेकिन शराब जो पीते हैं, शराब एक साथ अगर जो पीते हैं उनकी बहुत गहरी दोस्ती होती है, बहुत पक्की दोस्ती होती है। वो अपने घर के खिलाफ भी हो जाएंगे, अपने घर के खिलाफ लड़ जाएंगे अगर एक साथ शराब पी के बैठे हुए हैं, शराब पीते बैठते हैं। ये उनकी बातचीत होती है। भाई तू टेंशन ना करो, मैं अपने पापा भाई से लड़ लूंगा, क्योंकि मैं तुमको अपने घर से ज्यादा मानता हूं। ऐसे ऐसे लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि मैं तुमको अपने घर से ज्यादा मानता हूं। ऐसे 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 भी धरती पे बहुत तरह के प्राणी हैं, ऐसे भी बहुत तरह के प्राणी हैं जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते, जो अपने मम्मी पापा के दुख में खड़े नहीं हो सकते। वो जाते हैं उन्हीं मम्मी पापा के जो अपोजिट लोग रहते हैं उनके साथ दारू पी के उनके साथ मस्ती करते हैं, अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी सी बहना, आप सब लोग गुड़िया खूब मन लगा के पढ़ाई करना, खूब आगे बढ़ना, खूब नाम रोशन करना। आपका ये आपका आप सर आप अभी वर्तमान में कहाँ से पढ़ा रहे हैं? डियर मैं पीडब्ल्यू में हूँ। जगह पूछ रहे हो ना, बताऊंगा वो भी, ठीक है। मेरे लायक जो सेवा होगी आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूंगा। और आप जानते हो मुझे, अगर संगम कुमारी साजी, आप मुझे जितने दिन से सभी साथी जानते होंगे, मुझे नहीं लगता मैं कभी किसी टीचर का बुराई किया हूं। हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, हर टीचर सम्मानित होता है, हर टीचर को अच्छा पढ़ाना चाहिए, हर टीचर को राजनीति में आना नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। मन लगा के पढ़ाओ, क्योंकि विद्यार्थी का भविष्य हम सबके भरोसे होता है। अगर ईश्वर ने अवसर दिया है पढ़ाने का, तो आप उस अवसर का लाभ बच्चों तक पहुंचाइए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। मैं सिर्फ पढ़ाने पे भरोसा रखता हूं और एक परिवार भी पढ़ाने में भरोसा रखता है, सिर्फ मैं आपको पढ़ा सकता हूं। ठीक है, ये थोड़ा से और देख लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखना, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है भैया, सबसे ज्यादा बात करने का हुनर कहाँ के लोगों में? देखो यूरोप लिखा हुआ है, किताब में यही प्रिंट है इसलिए यहां मैं ये लिखा हूं, बाकी यूरोप तो सही सी ऐसे लिखा जाएगा, आपको पता ही है। ठीक है, इस बात को याद रखना, ठीक है, किताब में यही प्रिंट है। यूरोप के लोगों यानी यूरोप के लोगों में बात करने का सबसे अच्छा तरीका कहां पे है? यूरोप के लोगों में है, जिसे क्या कहते हो? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यहां तक बढ़ा कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बातचीत करने की कला। सारा चैप्टर नहीं खत्म होगा। हसरत राजा टाइम लग जाएगा भैया, कोई बात नहीं अनुपमा, जो जिसको संस्कार में जो दिया जाता है, मुझे आप सब लोग 3 साल 2.5 साल से जानते हो, हमें नहीं लगता कि मैं पूरे भारत के किसी टीचर के नाम लिया हूं कभी, कभी बुराई, कभी। मेरे साथ तो बहुत गलत गलत हुआ, बहुत गलत गलत। नहीं, आप ईमानदारी से बता दो, ईमानदारी से बता दो, किसी भी शिक्षक का नाम, अभी नहीं जो 1 महीने से सब चल रहा है, बहुत पहले 1 साल पहले पढ़ते थे आप, बहुत बच्चे 11th से हमसे जानते हैं, हमको जानते हैं, कभी भी किसी विद्यार्थी, कभी भी किसी भी कंडीशन में, मैं आज तक यार, मैं जो मुझसे मतलब खिलाफत रखता उसका भी नाम मेरे मुख से नहीं निकलता गलत शब्दों में। मैं कैसे बोल सकता हूं? कभी नहीं कर सकता। सब ईश्वर देख रहे हैं, परमात्मा सबके पिता हैं, उन्हीं परमात्मा सबको अच्छा बुरा बताएंगे, कौन कैसा है। मुझे ये सब नहीं पसंद। अच्छे से रहो, सब ईश्वर आपके साथ अच्छा करेंगे। अब मुझे आप सबके प्रेम से इस परिवार में यहां पहुंच गया हूं, इस बात की लोगों को जलन है, इस बात की लोगों को जलन है कि मैं कैसे इतनी अच्छी जगह पहुंच गया हूं, इसलिए कुछ ना कुछ लोग तड़फड़ाएंगे, करेंगे। तो यार मैं क्या करूं? ठीक है, तो उसके आप सब लोग पढ़ने मन लगाओ, एग्जाम ज्यादा टाइम नहीं है, 1 महीना हिंदी वैसे भी आप सबकी खराब हो चुकी है, तो कम से कम मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मन लगा के पढ़ाई करो। सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब
अच्छा पढ़ाएंगे, जहां से आपको अच्छी शिक्षा मिल सके वहां से पढ़ो, खूब मन लगा के पढ़ो बस। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है, सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। जो आप कोई बात अगर सुनने के बाद अगर कान में वो, अगर कोई बात आप सुन रहे हो, ठीक है डन, कोई बात अगर सुन रहे हो और उसको कान में कोई कोई बात अच्छे से सुनाई देती है, मतलब सुकून मिलता है सुन के, और कोई कोई बात चुभती है खूब तेज से, एकदम कड़कड़ाहट लगती है। तो जो सुकून मिलता है, जैसे हम लोग गाना सुनते हैं, कोई सॉन्ग नेक बैंड लगाते हैं, बहुत सुकून मिलता है, कोई कोई बात जब चुभती है, तो जब सुकून मिलता है, उसी को कहते हैं सुहृद गोष्ठी, उसी को क्या कहते हैं, सुहृद गोष्ठी। ठीक है, सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वाले की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन कम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। सरस मतलब रस के साथ, यानी प्रेम भरी बात। ठीक है, अनुपमा कुमारी साफ साफ देखो, बिल्कुल सही कह रहे, गुड़िया याद दिला दिया आप। कोई ऐसा सिंगल बच्चा मुझे बता सकता है क्या मैं किसी को बोला हूं गाली देने के लिए? लेकिन कल वीडियो में ये क्या बोला गया मुझे कि दिनेश सर बोले थे कि जो है फलाने को गाली दो। यार माफ करो, ऐसा मेरे माँ बाप ने संस्कार नहीं दिया। कोई बच्चा नहीं बता सकता, चैलेंज कर रहा हूं, प्रूफ के साथ दिखा दो दिनेश सर बोले हैं, दिखा दो दिनेश सर बोले हैं। हो ही नहीं सकता यार, संभव ही नहीं है, कभी नहीं बोला। जितने लोग लाइव आप लोग बता दो, किसी से मैं बोला हूं तो कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब इससे साफ पता चल रहा है कितना सत्य बात है। ठीक है, मतलब किसी तरीके से बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ही। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं कभी आवेगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के सामान उनकी नीरस कांव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है, वरन कपट एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश के से बाद में परास्त करने का संघर्ष होता है। ठीक है, रसाभास की सामग्री बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक कांव करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। घंटे भर कांव करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़े कि हजारों मनुष्य उससे जीविका चलाने लगी। साल मतलब छोटी छोटे कंपनी हो गई, कारखाने हो गए। तो देखिए यहां पे लिखा गया है 2-4 लोग से शुरुआत किया गया, फिर दिल्ली दोस्तों से बातचीत शुरू की गई, फिर उपरांत समय बढ़ता गया, हजार मनुष्य उसमें काम करने लगे, अपनी आजीविका चलाने लगे, साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत क्या होती, अवश्य ही कुछ ना कुछ सारगर्भित होती है, 25 के ऊपर सारगर्भित मतलब अनुभवी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं भाई, वो लोग अनुभवी होते हैं। सर कल बहुत वो लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन जब सबूत की बात आई तो आज चुप हो गए। सब चुप हो जाएंगे भाई, मैं तो कह रहा हूं सबूत दिखा दो यार, मैं प्रोफेशन छोड़ दूंगा पढ़ाना। जीवन में कभी नहीं किया हूं यार, समझ रहे हो। मां सरस्वती का प्रिंट मेरे सामने है, ये सब काम नहीं है अपना। बस वही है कि आप सब लोग मेरे पास आके पढ़ने ना पाओ। लग रहा है कि पीडब्ल्यू में आप सबको मैं खींच ला रहा हूं, पकड़ ला रहा हूं। अरे यार, जहां अच्छी शिक्षा होगी वहीं पढ़ो, आपको जहां अच्छा लगे वहां पढ़ रहे हो। वाणी बैच, मुझे पता है वाणी बैच हर बच्चा पढ़ना चाहता है, हर बच्चा पढ़ना चाहता है दिनेश सर से। अब जो है, अब बहुत से बच्चे इसी राजनीति में फंस जाएंगे। इसी राजनीति में अगर उनको अच्छी वाणी बैच लग भी रही होगी तब भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनको दिमाग में क्या आ गई, राजनीति आ गई। भाई बार बार 12th नहीं करोगे, अपने भविष्य के बारे में सोचो यार। जहां अच्छा लग रहा है, मैं कभी किसी का तो बुराई ना अच्छाई करता नहीं हूं, बच्चे समझदार हैं, जहां मन करे वहां पढ़े। तो इसलिए
चलो, अनुभव और दूरदर्शी से खाली ना होगी, और 25 से नीचे की बातचीत जो होती है, यद्यपि अनुभव दूरदर्शिता गौरव नहीं पाया जाता। मतलब 25 से जो कम होती है, जैसे हम हमारे मान लो 25 ऊपर हो गई, आप सब लोग जो 25 हो ना, आप नौजवान साथी हो, वो अनुभव नहीं रहता, एकदम तड़क भड़क चड़क रहती है आप सबके अंदर, है ना। तो वहां पे ये सब चीजें आपको दिखता होगा। सब अच्छे टीचर हैं, सब, कोई टीचर बुरा नहीं होता, सारे टीचर अच्छे होते हैं, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुना बढ़ी चढ़ी होती है। जिसकी जिसकी मिठास क्या होती है, 10 गुना बढ़ी चढ़ी होती है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, आप सबको मैं अब आगे कल कंटिन्यू करूंगा, कल आप सभी को मैं बताऊंगा। ठीक है, इस बात को अच्छे से ध्यान देना। आप सब लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर दो, जल्दी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर दो, सभी साथी जल्दी सॉल्व करो। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? सभी लोग जवाब दे दो। भैया अभी आपको बताया था, ये यहां पे सन मैं नहीं लिखा हूं, ईयर नहीं लिखा हूं, लेकिन ये PYQ है, याद रखिएगा। पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब। क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, कल कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ भाई राजश्री जी, कल ही करेंगे। वाद विवाद संवाद क्या है भैया? कहानी संग्रह ना, नाटक संग्रह ना, कविता संग्रह ना, ये है निबंधों की पुस्तक। ठीक है, आलोचनात्मक निबंधों की क्या है? एक पुस्तक है। ठीक है, बातचीत कैसी विधा है? बातचीत कैसी विधा है? निबंध है, कहानी है, नाटक है, कविता है। आप बोलोगे गुरुजी बातचीत एक निबंध है। क्या है बातचीत? निबंध। ठीक है, अब देखो सारांश, मतलब पूरा निचोड़, रिवीजन, जिसे आप लोग रिवीजन कहते हो। देखिए, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट जन्म जो हुआ था कहां पे? सभी लोग कमेंट करके बताओ। इलाहाबाद लिखो, क्योंकि प्रयागराज नहीं, क्योंकि किताब में आप सबका क्या मेंशन है? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहां पड़ता है? तो आप बोलोगे गुरुजी उत्तर प्रदेश। कहां पे? उत्तर प्रदेश। चलो, उसके बाद आप सभी को मैं बताऊं इनके माता जी का नाम पार्वती देवी, पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, और इनकी एक पत्रिका थी जो 1877 में प्रकाशित होती थी। 1877 में कहां से? प्रयाग से। प्रयाग से क्या होती थी भैया? ये प्रकाशित होती थी, और एक ऐसी पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी। क्या? महीने में एक बार ये पत्रिका प्रकाशित होती थी। कितने वर्ष तक इस पर कार्य चलता रहा? 33 वर्ष तक ये पत्रिका चलती रही। और उस पत्रिका का नाम क्या था? हिंदी प्रदीप। उस पत्रिका का नाम क्या था? हिंदी प्रदीप। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट बात है, सभी साथी इस बात को याद रखना। ठीक है, ये बात याद रहेगी ना? हिंदी प्रदीप। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। गृह कार्य आप सबके लिए कल मैं दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। गृह कार्य कल क्या होगा? सभी साथी जो है रचना इनकी याद रखना। ठीक है, इनकी रचना याद रखना। और बातचीत का मैं जितना बात बताया हूं ये निबंध का, इसका जो है ना, इसका थोड़ा शॉर्ट में आप सारांश लिखने का प्रयास करना। बातचीत से संबंधित अर्थ पढ़िएगा। ठीक है, एक बार याद रखना, थोड़ा बहुत अच्छे से मैं आप सबको मैं कंप्लीट कराऊंगा। बातचीत संबंधित जो पढ़ाया हूं ना, बातचीत से संबंधित पाठ का अध्ययन करना। क्यों? क्योंकि कल आप सबको मैं क्या पढ़ाऊंगा? कल आप सबको क्या पढ़ाऊंगा बताओ? कल मेरे प्यारे बच्चों आप सबको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं? आप सब लोग ध्यान देना कि ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर पढ़ाऊंगा। सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर लिखना सिखाऊंगा, डायरेक्ट आपको लिखना सिखाऊंगा। यार क्यों घबरा रहे हो? एक दो क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में, लॉन्ग में आप सबको मैं कल जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एक आध दो क्वेश्चन मैं खुद से लिखूंगा, खुद से आंसर बनाऊंगा, और एक दो क्वेश्चन आप सबको मैं प्रिंटेड दिखाऊंगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। आप परेशान क्यों हो रहे हो? ठीक है,
बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे साथियों कल के लिए। और धन्यवाद प्यारे साथियों, आप सभी साथी जुड़े रहे। आप सब लोग अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। खूब स्वस्थ रहे, मस्त रहें। क्लास शेड्यूल हो जाएगी, क्लास 2 बजे से ही रहेगी। आप सब लोग घबराना नहीं। प्यारे बच्चों, जो आप सबको मैं बोला हूं, बस एक ही बात ध्यान देना, मन लगा के रिवीजन करते रहो, पढ़ाई करते रहो। हिंदी में 100 में 100 दिलाऊंगा, इतना भरोसा रखिएगा। और जो आपके भाई बहन स्कूल के और दोस्त हों, या कोई रिलेशन के हों, या कोई स्कूल के साथी हों, और या लाइब्रेरी के कोई साथी हों, अगर जो है, अगर वो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, या आर्ट के बच्चे हैं, या इंग्लिश मीडियम है, या कॉमर्स के हैं, कहीं के भी बच्चे हों, सिलेबस सबका सेम होता है। आप सब लोग जो है प्रेम से ज्वाइन कर लो हिंदी वाणी बैच, जो कि 2026 में होगी कारगर साबित। आप सब लोग मन लगा के पढ़ो। आप सब लोग अपने अपने मम्मी पापा का खूब ख्याल रखना। खूब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अभी 199 में ही मिल रहा है। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती, मां शारदे, मां भगवती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कल दोपहर 2 बजे। थैंक यू।